पिछले 2 दिनों से यह कार्यक्रम नहीं हो पाया था, लेकिन आज से फिर शुरू हो रहा है। कुछ व्यवधान और व्यस्तता के कारण बीच बीच में कभी कभी कार्यक्रम आपको नहीं मिलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से प्रतिदिन की भांति यह शुरू हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के विषय पर। आज का जो विषय है, दूसरी दुनिया का रहस्य, टू वर्ल्ड थ्योरी, और एक गुफा का रहस्य। दूसरी दुनिया के इस रहस्य को वैसे तो हमारे कई शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है, इसकी बातें मिलती हैं, लेकिन आज जो हम चर्चा शुरू करेंगे और इस विषय को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, वह पाश्चात्य दर्शन पे करेंगे, अर्थात वेस्टर्न फिलॉसफी पे करेंगे। वेस्टर्न फिलॉसफी में, पाश्चात्य दर्शन में, पश्चिमी दर्शन में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम था प्लेटो। वह सुकरात के शिष्य थे। तो दर्शन के क्षेत्र में उनका नाम बहुत बड़ा है। दर्शन के क्षेत्र मतलब फिलॉसफी के क्षेत्र में उनका नाम बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि वह पाश्चात्य दर्शन की पहली मजबूत नींव माने जाते हैं, अर्थात पिलर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। कैसे माने जाते हैं? क्योंकि उसके बाद जितने विचारक हुए, उन्होंने उनकी विचारधारा को केंद्र बनाकर काम किया। वैसे उसके पहले भी बहुत सारे विचारक हुए थे। पाइथागोरस हुए थे, सोफिस्ट हुए थे, और हेरेक्लाइटस हुए थे, पार्मेनिडिस हुए थे। ऐसे कई विचारक वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन जिसकी विचारधारा को केंद्र बिंदु बनाकर काम किया गया, उसके बाद आने वाले विचारकों ने जिसकी विचारधारा को केंद्र में रखा और उस पर काम किया, अगर कोई ऐसा पश्चिम में अगर कोई ऐसा दार्शनिक था तो वो प्लेटो कहे जाते हैं कि प्लेटो ऐसे दार्शनिक थे। तो कई विषयों का इनको ज्ञान था, और दर्शन के क्षेत्र में जो इन्होंने विचार दिए, और राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने जो अपने विचार दिए, रिपब्लिक नामक अपनी किताब में, तो वो बहुत क्रांतिकारी थे और आज भी लोग उनका अध्ययन करते हैं। तो ये दूसरी दुनिया का रहस्य क्या था? दूसरी दुनिया का रहस्य, प्लेटो ने टू वर्ल्ड थ्योरी दी थी। टू वर्ल्ड थ्योरी हमारे शास्त्रों में भी मिलती है। टू वर्ल्ड थ्योरी श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलती है। लेकिन प्लेटो ने कैसे दी और हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से इसे समझाया गया है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही गुफा का रहस्य, एलेगरी ऑफ केव, गुफा के रहस्य से उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की। क्या समझाने की कोशिश की? तो टू वर्ल्ड थ्योरी क्या थी? प्लेटो के टू वर्ल्ड थ्योरी का ओरिजिन क्या था? वह कहाँ से टू वर्ल्ड थ्योरी को ले आते हैं? तो एक बार यूनान के अंदर, ग्रीस में, जो बड़े बड़े विद्वान थे, उनके बीच में एक डिबेट होता है, एक बहस छिड़ जाती है कि यह दुनिया सत्य है या नहीं है, यह दुनिया हमेशा बदल रही है कि नहीं बदल रही है। तो पीछे कई विचारक थे जिन्होंने अलग अलग विचार दिए थे। एक विचारक थे हेरेक्लाइटस। उसने कहा था कि दुनिया
हमेशा बदल रही है। रियलिटी इज एवर चेंजिंग। जो सत्य है वो हमेशा परिवर्तनशील है, अर्थात संसार में सब कुछ बदल रहा है, यही सत्य है। चेंज इज द ट्रुथ। तो उसके विपरीत पार्मेनिडेस ने अपना विचार दिया कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, सब कुछ स्थिर है। जो भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है वह एक भ्रम जाल है, इल्यूजन है। द चेंजिंग वर्ल्ड इज इल्यूजन, इल्यूजन ऑफ योर सेंसेस। आपकी इंद्रियों का माया जाल है, भ्रम जाल है कि आप दुनिया को बदलते हुए देख रहे हैं, लेकिन जो परम सत्य है वो कभी नहीं बदलता। सो रियलिटी इज नॉट चेंजिंग। जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता। और उस अपने सत्य को उसने बीइंग के नाम से कहा कि दिस इज अ बीइंग, द रियल बीइंग, एब्सोल्यूट रियलिटी। तब से ये बीइंग वर्ड का यूज वेस्टर्न फिलॉसफी मेटाफिजिक्स में होते रहा, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी फिलॉसफर तक होते रहा। तो फिर यह जो चर्चा बढ़ते बढ़ते जब प्लेटो तक पहुंची, तो प्लेटो ने कहा कि यह बात भी सत्य है कि दुनिया बदल रही है। एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवर चेंजिंग, वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग। और यह बात भी सत्य है कि दुनिया नहीं बदल रही है, नथिंग इज चेंजिंग, कुछ भी नहीं बदल रहा। यह दोनों बात भला सत्य कैसे हो सकता है? प्लेटो ने कहा कि ये दोनों ही बात सत्य है। यह बात भी सत्य है कि दुनिया बदल रही है, और यह भी सत्य है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। क्यों कुछ भी नहीं बदल रहा है? तो टू वर्ल्ड थ्योरी, प्लेटो ने अपने आप को समझाने के लिए टू वर्ल्ड थ्योरी दी थी, इसमें कि दो प्रकार की दुनिया है। एक है परसेप्शनल वर्ल्ड, और परसेप्चुअल वर्ल्ड, और दूसरा है ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। एक है इंद्रिय अनुभूतियों की दुनिया, और एक है अतीन्द्रिय दुनिया जो इंद्रियों से परे है, जहां तक हमारी इंद्रियां नहीं पहुंच पाती हैं। जहां तक हम अपने इंद्रियों से नहीं पहुंच सकते, तो हम कैसे पहुंच सकते हैं? अपने इंट्यूशन से, अपनी एकाग्रता से, अपने रेशनल एक्टिविटी से। थ्रू रेशनल एक्टिविटी, अर्थात जो कि अपने आप बुद्धि की अंतर्निहित क्रियाएं हैं। रेशनल एक्टिविटी किसे कहते हैं? जहां पर आप रेशनल एक्टिविटी या ट्रांसेंडेंटल, अर्थात जहां पर हम अपने बाह्य इंद्रियों का कोई प्रयोग नहीं करते, जहां पर एम्पिरिसिज्म काम नहीं करेगा, तो वहां पर ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी शुरू होती है। तो जहां पर हम इंद्रियों से कोई काम नहीं लेते। तो दो प्रकार की दुनिया है, एक है परसेप्शनल वर्ल्ड और एक है ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। ठीक है। तो जो परसेप्शनल वर्ल्ड है वो एम्पिरिसिज्म अर्थात इंद्रिय अनुभूतियों पर निर्भर है, और जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है उसे हम रेशनलिटी से जान सकते हैं, अर्थात बुद्धिजीविता और इंट्यूशन पावर और ऐसी चीज़ों से हम जिनको हम समझ सकते हैं। तो उन्होंने इतना कहकर छोड़ दिया क्योंकि किसी योग के मार्ग को नहीं बताया गया। पाश्चात्य दर्शन की यह कमी है कि कई बार ऐसे दार्शनिक वहाँ पर हुए कि जहाँ पर एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जो इंद्रियों से परे है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का वो कोई मार्ग आम इंसान को नहीं देते। नॉर्मल मैन को, जनरल आदमी को, आम आदमी को वह कोई रास्ता नहीं देते हैं। भारतीय दर्शन की यह विशेषता है कि वो जिस भी तत्व की चर्चा करते हैं उस तत्व तक पहुंचने का मार्ग मनुष्य को प्रदान करते हैं। इसीलिए पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी कई बार अननेसेसरली लॉजिकल हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा लॉजिकल चला जाता है। कई बार अपनी रेशनलिटी को प्रूफ करने के लिए कुछ ज़्यादा लॉजिक लोग दे देते हैं जिसका सत्य से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे कई फिलॉसफर्स हुए पश्चिम के क्षेत्र में। और दूसरी बात, अगर वो किसी इंद्रियों के परे की दुनिया की बात अगर करते भी हैं
तो वो बस रेशनैलिटी तक लिमिटेड रहते हैं। वह ध्यान, समाधि, धारणा, इसकी कोई चर्चा नहीं करते, उस प्रैक्टिस की चर्चा नहीं करते। किसी ने किया भी तो वो आधा अधूरा भारतीय दर्शन से ही लिया हुआ कुछ विषय छेड़ दिया तो कर दिया, नहीं तो नहीं। तो प्लेटो के दर्शन में भी दो तरह की दुनिया का टू वर्ल्ड थ्योरी मिलती है। एक है परसेप्शनल वर्ल्ड और एक है ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, मतलब अतीन्द्रिय दुनिया। एक है इंद्रियों की परे की दुनिया और एक है जो हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं। तो जो हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं वो चेंजिंग वर्ल्ड है, वो एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, एवर चेंजिंग वर्ल्ड है। उसमें हर चीज बदल रही है। लेकिन जो इंद्रियों के परे की दुनिया है वहां हर चीज नहीं बदलती है। क्यों? वो जो दुनिया है वो फॉर्म्स की दुनिया है, वो आइडियाज की दुनिया है, वह मानस लोक है, मतलब मन का लोक है। वह भावनाओं की दुनिया है, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। तो फॉर्म्स की दुनिया है। तो प्लेटो कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जो कि एलियन था, वो किसी दूसरे ग्रह से आया था, वह बेकरी की दुकान पर गया और वहां से कुछ खाने के लिए मांगा तो उसे दुकानदार ने बिस्किट दे दिया खाने के। लो भाई बिस्किट खा लो। उसने बिस्किट, गोल गोल बिस्किट देखा कि बड़ी अजीब चीज खाने के लिए, खाया और उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास जितनी बिस्किट है सारी मुझे दे दो। सारा उसने दे दिया उसको। उसे सारी बिस्किट खाई और बाकी बिस्किट डिस्ट्रॉय कर दी। और उसने सोचा कि अब तो उसके पास बिस्किट होगी ही नहीं, खत्म हो गई होगी। 2-3 दिन बाद दोबारा उसके दुकान पर गया, पूछा कि बिस्किट दे दो। तो उसको लगा कि अब बिस्किट कहां से लाएगा, सारे बिस्किट मैंने खत्म कर दी थी। लेकिन दुकानदार ने फिर से उसे बिस्किट दे दी और दोबारा बिस्किट दे दी। उसे बड़ी हैरानी हुई, उसे बड़ी हैरानी हुई। और तब उस एलियन ने समझा, प्लेटो कहते हैं कि उस एलियन को समझ में आया कि ये जो बिस्किट जो मिल रहा है इसके पीछे कोई दूसरा सत्य है। और वो दूसरा सत्य क्या है? इसका सांचा, इसका सांचा जहां पर इसका निर्माण होता है, वो सांचा जो इसका निर्माण करता है, बिस्किट को बनाता है। ठीक है, ओवन के अंदर, सांचे के अंदर बिस्किट रख देते हैं, वो बिस्किट का जो स्टफ होता है उसको रख देते हैं और उसको ओवन में डाल देते हैं, वो पक जाता है तो बिस्किट बन जाता है। तो वो जो सांचा है, रियलिटी वो है, ना कि यह बिस्किट सत्य है। इस बिस्किट को बनाने के पीछे जो चीजें हैं और जो असली चीज है वो सांचा, फॉर्म, वो असली चीज है जहां से चीजें बन के आ रही हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन प्लेटो ने थोड़ा सा मनुष्य को समझाने के लिए इस तरह से बताया कि वो जो सांचा है, जहां पर यह सांचा है, वो ही सांचा असली है। उसी से दुनिया निकल रही है। जितने जीव बन रहे हैं अपने सांचे में बन रहे हैं। वो जो फॉर्म्स का वर्ल्ड है वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, वो फॉर्म्स की दुनिया है, वो इंद्रियों के परे है, बियॉन्ड सेंसेस है। वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है। जैसे कोई सांचा होना एक आइडिया है जो बिस्कुट को शेप दे रही है, कभी फूलों जैसा शेप दे रही है, कभी बिल्कुल गोल शेप दे रही है, कभी लंबा शेप दे रही है, कभी स्क्वायर शेप दे रही है, कभी रेक्टेंगुलर शेप दे रही है। तो अलग अलग शेप दे रही है बिस्किट को। तो वो क्यों दे रही है? क्योंकि उसका सांचा वैसा है। तो एलियन को लगता है कि इसके पीछे सच्चाई कुछ और है, इसके पास इसका सांचा है, तभी ये बार बार क्रिएट कर रहा है। तो जो अतीन्द्रिय दुनिया है, जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, वो फॉर्म्स का वर्ल्ड है, वो सांचे की दुनिया है। वहां पर इसीलिए अतीन्द्रिय दुनिया में सूक्ष्म शरीर रहता है और यह सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर को धारण करता है। अब हम भारतीय परंपरा में आ जाए तो भारतीय परंपरा क्या कहती है? भारतीय दार्शनिक परंपरा, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अष्टम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, कि एक अव्यक्त लोक है जो ब्रह्मा का लोक है, जो भावनाओं का लोक है, जो सूक्ष्म लोक है। भावनाएं कभी नहीं मरती, मतलब आइडियाज नेवर डाई।
आपके जो इमोशंस हैं, जब हम इमोशन बोलते हैं तो थोड़ा सा अर्थ अलग हो जाता है, जब हम भावना बोलते हैं तो अर्थ थोड़ा अलग होता है। भावनाओं का साम्राज्य बहुत बड़ा है। इमोशंस मतलब कि फीलिंग, इमोशंस, और भावनाओं में कई प्रकार की भावनाएं हो सकती हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित, कि मृत्यु होने पर, जब आपकी मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका यह बाहरी शरीर ही मरता है, भावनाएं उसकी नहीं मरती। आइडियाज नेवर डाई। जो रियल फॉर्म है उसका, जीव का रियल फॉर्म, जीव का सूक्ष्म शरीर के रूप में है, तो वो जो रियल फॉर्म है वो कभी डाई नहीं करेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में चला जाएगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। फिर अपने इच्छा अनुसार, अपने कर्म संस्कारों के अनुसार फिर से वो स्थूल शरीर धारण करेगा। तो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है प्लेटो का, तो टू वर्ल्ड थ्योरी, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड एंड परसेप्शनल वर्ल्ड, तो जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है उसमें चला जाएगा। लेकिन अब प्लेटो ने जो व्याख्या की वो सीमित व्याख्या की। यहां एक ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, वो फॉर्म्स का वर्ल्ड है, रियल जो फॉर्म है वो वहां पर है, और ये जो शरीर हम देख रहे हैं बाहर में, जो शरीर है वो उस फॉर्म के कारण है। जैसे बिस्किट है, बिस्किट का आकार, बिस्किट का वह आकार निश्चित नहीं है, वो तो सांचे के कारण है। जैसा सांचा है वैसे बिस्किट का आकार बन गया है। वैसे ही जो, जैसे सांचे की दुनिया अलग है, वह बिस्किट नहीं है, वैसे ही फॉर्म्स का जो वर्ल्ड है वो अलग है। टू वर्ल्ड थ्योरी। अब ये टू वर्ल्ड थ्योरी जो है, इसी पर, इस टू वर्ल्ड थ्योरी को लेकर मिडिवियल फिलॉसफी, मॉडर्न फिलॉसफी और एंड तक कंटेम्पररी फिलॉसफर तक इसको डिस्कस करते हैं कि ये टू वर्ल्ड थ्योरी क्या है। इस टू वर्ल्ड थ्योरी का बेस्ड पर माइंड बॉडी डुअलिज्म को डिस्कस किया जाता है। मन और शरीर के बीच रिश्ता कैसा है, मन और शरीर दोनों एक साथ कैसे काम कर रहे हैं, क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं? जी हां, वेस्टर्न फिलॉसफर्स, ज्यादातर फिलॉसफर के अनुसार ये दो अलग अलग चीजें हैं। मन, हां, कुछ फिलॉसफर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, मन बॉडी का ही एक पार्ट है जो विकसित हो गया है साइकोलॉजिकली, लेकिन ज्यादातर फिलॉसफर मानते हैं दो अलग अलग एंटिटी है, दो अलग अलग चीजें हैं ये। इन दोनों का कॉन्जुगेशन होता है। किसी ने कहा, डेकार्टिस, जर्मन फिलॉसफर रेने डेकार्टिस ने कहा कि इनका कॉन्जुगेशन होता है पीनियल ग्लैंड में। मैथमेटिशियन था एक, उसने कहा कि नहीं, पैरेललिज्म चलता है। पैरेललिज्म जैसे कि दो रेलवे ट्रैक हैं, गाड़ी के पहिए हैं, पैरेलल होती हैं, एक साथ मिलके चलती हैं। लिबनिज ने कहा कि नहीं, सिंक्रोनाइजेशन होता है, माइंड बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिंक्रोनाइज होती हैं, जैसे कि हमारे फोन के अंदर ईमेल आईडी सिंक्रोनाइज होती है और ये सारी चीजें सिंक्रोनाइज होती हैं। तो ये सब चीजें सिंक्रोनाइज होती हैं। तो माइंड और बॉडी कैसे काम करता है, ये जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है और ये जो इंद्रियों की दुनिया है, वो दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे बंधन में हैं। तो इस ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड को प्लेटो ने समझाया पहली बार, और ये दुनिया, ये दोनों गलत नहीं है। अब सत्य क्या है, सत्य और असत्य क्या है? तो प्लेटो कहते हैं कि जो इंद्रियों की दुनिया है, इट सीम्स टू बी रियल, यह सत्य प्रतीत होता है लेकिन है नहीं। जो इंद्रियों की दुनिया है, जो परसेप्शनल वर्ल्ड है, प्रत्यक्ष परसेप्शन, जो प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट परसेप्शन, हमारे सेंसरी परसेप्शन में जो दुनिया है, वह जो है क्या है? इट सीम्स टू बी रियल, मतलब कि यह सत्य प्रतीत होता है लेकिन यह सत्य है नहीं। जो असली सत्य है वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, वो अतीन्द्रिय दुनिया है, वो वास्तव में वो सत्य है। वहां से चीजें आ रही हैं, वहां से, अगर हम अब भारतीय दर्शन में प्रवेश कर जाएं,
श्रीमद् भगवद गीता में, तो वहां से सुख दुख आ रहा है। सारे कर्मों को करने वाला यह सूक्ष्म शरीर है, यह जीव ही सारे कर्मों को करने वाला है। और जीव क्या है? जीव एक फॉर्म है, मैटर नहीं है, मैटर एंड फॉर्म। आगे एरिस्टोटल इसी चीज को बढ़ाते हुए कहता है मैटर एंड फॉर्म, हाइलोमॉर्फिज्म, मैटर, थ्योरी ऑफ मैटर एंड फॉर्म। ठीक है, प्लेटो का शिष्य। उसके बाद दार्शनिकों की लाइन लग जाती है जो इस थ्योरी को छोड़ नहीं पाते हैं, बार बार इसको डिस्कस करते हैं। तो प्लेटो की जो फिलॉसफी थी वो वेस्टर्न फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा आधार बन जाती है डिस्कशन का, चर्चा का, दार्शनिक चर्चा का। तो फॉर्म की दुनिया है और एक यह शरीर की दुनिया है, एक इंद्रियों की दुनिया है, एक फॉर्म्स की दुनिया है, वो ट्रांसेंडेंटल दुनिया है, वो रियल वर्ल्ड है। वहाँ चीज़ें असली में चीज़ें वहाँ पर है, लेकिन इट सीम्स टू बी रियल। ये जो दुनिया है हमें सत्य प्रतीत होता है। सत्य प्रतीत क्यों होता है? तो प्लेटो ने कहा कि इसलिए सत्य प्रतीत होता है क्योंकि सत्य इसमें समाया हुआ है। सत्य इसमें समाया हुआ है, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड कहीं बाहर नहीं है। अब दूसरा टॉपिक, प्लेटो कहता है कि जो मेरा ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है वो कहीं बाहर नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं किसी प्लेनेट पर है या किसी ऊंचाई पर है, जी नहीं, वो यहीं पर है, वो हम लोग के साथ निरंतर काम कर रहा है, वास्तव में वही सब कुछ कर रहा है। तो वाई द वर्ल्ड सीम्स टू बी रियल? बिकॉज ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड इज रियल एंड ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड इज हिडन विद इन अस। वह हमारे भीतर ही ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, कहीं अलग से नहीं है वो। उसके लिए कुछ अलग कहीं हमें आसमानी ताकत नहीं है। ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, हर चीज के अंदर ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, हर वस्तु का ट्रांसेंडेंटल एक फैक्ट है, एक उसका एस्पेक्ट है, उसका एक भाग है। जैसे कि अगर पत्थर भी है तो वो पत्थर बाहर से भी फिजिकल वर्ल्ड में भी है और वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में भी उसका एक भाग है। तो कोई भी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड से आ रही हैं, वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड से आ रही हैं, परसेप्शनल वर्ल्ड में। तो अव्यक्त से व्यक्त की ओर, अव्यक्त लोक से व्यक्त की लोक, यही उपनिषदों ने हमें समझाया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि एक यह लोक है और एक अव्यक्त लोक है, लेकिन उस अव्यक्त से भी परे जो परम अव्यक्त है वो परम धाम है। हाँ, उसकी चर्चा प्लेटो ने नहीं की है, भगवान कृष्ण कर रहे हैं। तो जो अव्यक्त लोक है वह सूक्ष्म लोक है, वह सूक्ष्म लोक है। इंद्रियों के, इन बाह्य इंद्रियों से हम उसे नहीं जान सकते। हाँ, हम अपने इंट्यूटिव पावर से, अपने कंसंट्रेशन को डेवलप करके, अपने कंसंट्रेशन को डेवलप करके, अपने ध्यान साधना से हम उस दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं, यहां तक कि उस फॉर्म के वर्ल्ड में रहने वाले जो जीव हैं उनसे मिल सकते हैं। यह भी संभव हो सकता है। तो प्लेटो कहता है कि फॉर्म्स हैं, और फिर प्लेटो अपनी इस थ्योरी को, टू वर्ल्ड थ्योरी को समझाने के लिए, द थ्योरी ऑफ रियलिटी, एब्सोल्यूट रियलिटी को समझाने के लिए प्लेटो एक उदाहरण देता है, एक कहानी सुनाता है। क्या कहानी सुनाता है? एलेगरी ऑफ केव्स, एलेगरी ऑफ केव्स एंड एलेगरी ऑफ हॉर्सेस। एलेगरी ऑफ हॉर्सेस जो है वो पूर्णतः भारतीय दर्शन पर आधारित है, लेकिन जो एलेगरी ऑफ केव्स है वो प्लेटो की अपने दिमाग की उपज है कि वो लोगों को समझाने के लिए कहानी सुनाता है। कहानी क्या सुनाता है कि एक गुफा है और उस गुफा में एक आधी दीवार है जो गुफा को पूरी नहीं ढकती है, आधी ढकती है। उस दीवार के साथ, उस दीवार के सामने गुफा की बड़ी दीवार है जो मेन उसका वॉल है, जहां पर गुफा खत्म होती है। छोटी दीवार की पीठ कर कर 4 लोग बैठे हुए हैं, और वो ऐसे बैठे हुए हैं कि उनको बांध के रखा गया है, उन्हें बांधा गया है, वो हिल डुल नहीं सकते ज्यादा, वो बस सामने दीवार पर देख सकते हैं। और जब वो देखते हैं तो उन्हें दीवार पर बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, बहुत सारी चीजें।
कभी उन्हें सुंदर स्त्री दिखाई देती है, कभी सुंदर घर दिखाई देता है, कभी नदी पहाड़ जंगल दिखाई देते हैं, कभी कोई कुछ लोग दिखाई देते हैं, कभी डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं, बहुत भयानक भयानक दृश्य आते हैं, वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है देखने के अलावा, क्योंकि वो बंधे हुए हैं और वो सामने दीवार पर देख रहे हैं और देखने के लिए विवश हैं, देखने के लिए विवश हैं। कोई उपाय नहीं उनके पास कि वो देखने से अपने आप को बचा सके, और वो खुद चाहते हैं कि देखें। जब डरावनी चीजें सामने आती हैं, नापसंद आने वाली चीजें सामने आती हैं, तो उन्हें दुख होता है, लेकिन जब कोई अच्छी चीज सामने आ जाती है, जब कोई अच्छी चीज सामने आ जाती है, तो वो खुश भी हो जाते हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं। अब इसी तरह से बहुत समय बीत जाता है, बहुत समय बीत जाता है, कई वर्ष बीत जाते हैं उनको इसी प्रकार से जीवन व्यतीत करते हुए बंधन में, लेकिन उनका पूरा मन लगा रहता है उस दृश्य में कि कभी ये दिखाई दे रहा है, कभी वो दिखाई दे रहा है, कभी अच्छा आ रहा है, कभी डरावना आ रहा है, उसमें लगे हुए, इंगेज हैं, वो व्यस्त हैं, बिजी हैं। तो अब एक बंदी के मन में, एक जो बंदी व्यक्ति, वहां बंधा हुआ जो व्यक्ति था, उसके मन में आया कि कब तक चलता रहेगा ये सब, कभी खुशी कभी गम, कभी ये दिखाई दे रहा है, कभी वो दिखाई दे रहा है, कभी ऐसा दिखाई दे रहा है, कभी वैसा, ये कब तक चलता रहेगा। तो वो थोड़ा सा परेशान होता है, और जब वो परेशान होता है तो वो सोचता है कि नहीं, सत्य कुछ और है, शायद कुछ और है, और वह कैसे भी कोशिश करता है, प्रयास करता है, और प्रयास कर कर अपनी जंजीरों को खोल देता है, और खोल कर वो उस दीवार पर चढ़कर उससे बाहर निकलता तो देखता है कि यहाँ बहुत रोशनी है, बहुत रोशनी है, और उस रोशनी में कुछ कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजें आ रही हैं, और वो छोटी मोटी चीजों की एक दुनिया है, उनका रिफ्लेक्शन उस दीवार पे पड़ रहा है, क्योंकि रोशनी है और वो रोशनी के बीच में आ रही हैं, उनका रिफ्लेक्शन उस दीवार पे जब पड़ता है तो बहुत बड़ा बनकर पड़ता है, ज्यादा आकर्षक बन के पड़ता है। तो उसे समझ में आता है, उस व्यक्ति को, कि एक दुनिया वो है जहां पर हम बंधन में बैठे हुए थे और उस दीवार को देखने के लिए मजबूर थे, और उसमें बनने वाली आकृतियों से भयभीत होते थे और कभी खुश हो जाते थे। और यह एक दुनिया है जहां पर छोटी मोटी चीजें प्रकाश की किरणों में आ रही हैं, और इन सब के पीछे वो मूल प्रकाश है, इन सब के पीछे वह प्रकाश है, जिसके प्रकाश में सारी चीजें प्रतिबिंबित हो रही हैं, वह चेतना का प्रकाश है, वही चैतन्य है। तो प्लेटो अपनी फिलॉसफी में उस प्रकाश की कोई व्याख्या ज्यादा नहीं करता, बस अपनी कहानी में लेता जरूर है उसे। वह इस टू वर्ल्ड थ्योरी में ही अपनी चर्चा करता है। ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है और एक जो है परसेप्शनल वर्ल्ड है। तो सारी चीजें उस ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड से बनकर आ रही हैं, और यह जो दुनिया है वो उसी पे निर्भर है, उसी पे निर्भर है, और वो कोई अलग भी नहीं है, हमारे साथ ही है। लेकिन हम, प्लेटो से जब पूछा गया कि हम ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड को अच्छे से कैसे जानेंगे, तो उन्होंने कहा कि थ्रू रेशनल एक्टिविटी, थ्रू इंट्यूशन, रेशनल एक्टिविटी, चिंतन, गहन चिंतन, मनन, आइडियाज, ना कि, तो ये अंतर हो जाता है। तो निश्चय ही वो दुनिया है, और यह गुफा का रहस्य है जो एलेगरी ऑफ केव जो बताया, एलेगरी ऑफ केव जो बताया। तो इस प्रकार से प्लेटो का दर्शन हमें टू वर्ल्ड थ्योरी को समझाता है, और जब हम इसे श्रीमद् भगवद गीता से समझते हैं तो इसमें बहुत सारी बातें जुड़ती हैं। क्या जुड़ती हैं? कि वास्तव में कर्म कौन कर रहा है। तो शरीर कर्म नहीं कर रहा है, जीव कर्म कर रहा है, और जीव ट्रांसेंडेंटल है, जीव भी इंद्रियों के परे है, वह उस प्रथम अव्यक्त में है। जो श्रीमद् भगवद गीता में दो अव्यक्त की चर्चा की, तो यह पहला अव्यक्त में है, यह जहां पर जीवों का लोक है, सूक्ष्म लोक है। तो भगवान उसे समझा रहे हैं कि वहां पर जीव है। कर्म कौन कर रहा है? इस शरीर के माध्यम से जीव ही कर्म कर रहा है, जीव ही कर्म कर रहा है। वास्तविक चीजें वहीं पर हैं। प्लेटो ने कहा था कि ब्यूटीफुल, अर्थात कोई चीज सुंदर है, यह तुम्हारी परसेप्शनल वर्ल्ड है, लेकिन ब्यूटी, जो असली सुंदरता है, जो ब्यूटी जिसको हम बोलते हैं, वो एक आइडिया है, वह एक फॉर्म है, वो परसेप्शनल नहीं है, वो ट्रांसेंडेंटल है। तो सारी चीजें वहां से आ रही हैं, तो इस पे आ रही हैं।
तो इसलिए परफेक्टली कोई ब्यूटीफुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परफेक्टली वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड परसेप्शनल वर्ल्ड में घुसता नहीं है। उनका संबंध बनता है, जिसके कारण जो परसेप्शनल वर्ल्ड है, जो एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, इट सीम्स टू बी रियल बट इट इज नॉट रियल। इट सीम्स टू बी रियल बिकॉज जो रियलिटी है इसमें मर्ज्ड है, इसमें मर्ज्ड है रियलिटी, ओमनी प्रेजेंट है रियलिटी। जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वो इसमें है, लेकिन वो ट्रांसेंडेंटल होने के कारण हम उस रियलिटी को नहीं देख पाते। हम असत्य को देखते हैं, हम चेंजिंग वर्ल्ड को देखते हैं। जो नॉन चेंजिंग वर्ल्ड है उसे हम नहीं देख पाते, उसे हम नहीं समझा पाते या नहीं समझ पाते, बाहर से हम नहीं समझ सकते। ये खुद की विषय है, आप अपने आप में अपने भीतर समझ सकते हो। लेकिन हमारे दर्शन ने योग का मार्ग दिया, भारतीय दर्शन ने उस यात्रा को करने के लिए योग का मार्ग दिया। योग का मार्ग दिया कि थ्रू योगा यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उसके साथ आप जी सकते हैं, अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं आप बहुत कुछ, अगर आप योग मार्ग पर चलते हैं तो कर्म भी उसी लोक में हो रहा है। इसलिए कर्म का फल और कर्म जीव से जुड़ा हुआ है, ना कि शरीर से। कर्म का संबंध जीवात्मा से है, शरीर से नहीं है। शरीर एक माध्यम मात्र है, कर्म करने वाला जीव है। यहां तक कि सुख दुखों का भोग भोगने वाला भी जीव ही है। शरीर एक माध्यम मात्र है। जिह्वा से बहुत स्वादिष्ट भोजन का स्वाद आ रहा है, जिह्वा से बहुत स्वादिष्ट भोजन का स्वाद आ रहा है। इस स्वाद कौन ले रहा है? क्या शरीर ले रहा है? जी नहीं, जीव ले रहा है। यह जीव ही स्वाद ले रहा है। ये सब करने वाला जीव है, और जीव ट्रांसेंडेंटल है, जीव अतेंद्रिय है, दुनिया में है। वह इंद्रियों की दुनिया में नहीं है, वो सेंसरी सेंसुअस वर्ल्ड में नहीं है। ठीक है, तो ये टू वर्ल्ड थ्योरी है, टू वर्ल्ड थ्योरी ऑफ प्लेटो इसको कहा जाता है। इसी के आधार पर बहुत सारी चर्चाएं बढ़ती गई, वेस्टर्न फिलॉसफी में आगे बढ़ती गई। इस विषय पर भारतीय दर्शन में भी खूब चर्चा है, लेकिन ज्यादा परिपक्व चर्चा मिलेगी, ज्यादा कंक्लूसिव है। तो इसी के साथ अभी आज की चर्चा को विराम देंगे, और जो है हम आपके कमेंट्स को भी देखेंगे। जगत नारायण जी बहुत अभिनंदन है। पवन कुमार गुप्ता, चितरंजन बरुआ, प्लीज एक्सप्लेन इन ए सेपरेट वीडियो हाउ वी शुड डू भक्ति बेस्ड ऑन नारद भक्ति सूत्र। ठीक है, नारद भक्ति सूत्र पर हम एक सीरीज ही कर देंगे भविष्य में। ठीक, स्मिता सावंत जी, बिमला शाह जी, शंकर प्रसाद जी, नवजोत नाथ, राम गोपाल जांगीर, ठीक है। एक तो प्रसाद हम भंडारा में लेकर खाते हैं, गुरु जी का दिया हुआ होता है, वो प्रसाद अच्छा लगता है। चलिए ठीक है। शिखर शर्मा, उषा श्रीवास्तव जी, अवनी प्रधान जी, विनोद के सूत, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। रतन सिंह जी, रमेश पेशवानी जी, राजू पाल, एके त्यागी, रूपलाल विश्वकर्मा, अशोक गोयल, अजीत अपराजित, श्वेता कुमारी, आशा रानी, सुनिधि पाठक, गोविंद प्रसाद नीमा, बीकू कुचाड़िया, रचना आरके, लखेंद्र राम, अमन कक्कर जी, स्टडी विथ अवनीश, अवधेश कुमार, सतीश कुमार जी, अर्जन भाई चौहान जी, अंकुश यादव। क्या स्वर्ग नरक का अस्तित्व है? कर्म के आधार पर है। भारतीय परंपरा के अनुसार कर्म के आधार पर है। नरक का भोग इस संसार में भी हो सकता है, ठीक है, अगर कर्म नरक वाले हैं। स्वर्ग का भोग भी संसार में भी हो सकता है, अगर स्वर्ग, तो कर्म की प्रधानता है, उसके बाद ये सब बातें हैं, स्वर्ग नरक।
तो कर्म के आधार पर अगर गरुड़ पुराण में वर्णन है तो उसका भी आधार कर्म है, बिना कर्म के तो ना स्वर्ग है ना नरक है। ठीक है, तो कर्मों के फल के रूप में ही तो सब प्राप्त होना है, तो कर्म ही प्रधान बन जाता है। फिर नरेश मेहरा जी, सचिन सिविल इंजीनियर्स, दैट मीन्स द वर्ल्ड इज इन इमेजिनरी फॉर्म। वर्ल्ड इज इन इमेजिनरी फॉर्म, वर्ल्ड इज इन फ्रेम ऑफ सेंसेस। Whatever we are perceiving due to our senses, there is a transcendental world. प्लेटो की फिलॉसफी है, इसलिए इसको फिलॉसफी बोलते हैं। देयर इज ए जो उसने अपनी रेशनैलिटी से, अपने इनर एक्टिविटी से, इंट्यूशन कह लीजिए या मेडिटेशन किया होगा, उससे जो उसने समझा, टू वर्ल्ड थ्योरी दिया, ये चीज़ है। तो अंकुश यादव, वैकुंठ लोक, इमेजिनेशन इज ए प्रोसेस, वन ऑफ द प्रोसेस, विकल्प। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में इसे विकल्प वृत्ति के अंदर रखा जाता है, इमेजिनेशन को। ठीक है, तो एक वृत्ति है, हम इसे कह सकते हैं, ये एक वृत्ति है। ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड को समझने के लिए इमेजिनेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, धारणा, भारतीय परंपरा के अनुसार धारणा, ध्यान, यह जरूरी है। ठीक है, तो वहां इमेजिनेशन नहीं होगा, वहां रियलाइजेशन होगा। क्या होगा? रियलाइजेशन। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, नॉट ऑन इमेजिनेशन। अंकुश यादव, ब्रह्मर्षि प्रणव, मनीष यादव जी, कलेंद्र सेठ, ब्रह्मर्षि प्रणव, बलवंत सिंह गोहिल, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। कलेंद्र सेठ, मैन और जीव का रहस्य क्या है? अभी तो वही चर्चा हो रही थी। ठीक, heaven and hell are separate worlds or state of mind. Yes, it is the state of mind, but transcendental because mind is also transcendental. स्टेट ऑफ माइंड हम कह सकते हैं। क्यों? भगवान कृष्ण ने क्या कहा? यम यम भावम स्मरण भाव, यम यम वेति स्मरण भावम त्यस्तंते कलेवरम। जिस जिस भावना में आप देह का त्याग करोगे, यह देह मरेगा, वो भावना नहीं मरेगी। आप उसी भाव को प्राप्त हो जाओगे। यम यम वापे स्मरण भावम त्यस्तंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। आपकी जो भावना है, आपका जो मेंटल स्टेट है, दैट विल नॉट डाई। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, विलियम जेम्स। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने भी ये फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था, पहले एक्सेप्ट नहीं होता था। उनके जीवन की एक घटना है, विलियम जेम्स, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, उनकी जीवन की एक घटना है कि उनका जो बड़ा बेटा था वो जल्दी मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी, यंग एज में ही उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन कभी कभी ऐसा उनको लगता था कि जैसे उनका बेटा आकर उनसे बातें करता है। उनका बेटा जो है आकर उनसे बातें करता है। बहुत रोचक कहानी, ये सब बातें मैं बता चुका हूं पीछे के वीडियोस में। पैरानॉर्मलिज्म के ऊपर जो एक सेट ऑफ वीडियो है, एक प्लेलिस्ट है पैरानॉर्मलिज्म, उसमें मैंने विलियम जेम्स के बारे में बताया है और विलियम क्रुक के बारे में भी बताया है, उनके जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस थे। तो विलियम जेम्स का जो बेटा था वो कभी कभी उनसे आके बातें करता था। तो बहुत दिन तक वो समझते रहे कि ये मेरा मोह है, दिस इज माई अटैचमेंट, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, इसलिए मुझे दिख जाता है। बहुत दिन तक विलियम जेम्स इसी थ्योरी पर बने रहे। लेकिन एक अंदर में एक फोर्स काम कर रही थी जो कह रही थी कि मेक ए रिसर्च ऑन दिस, इस पर रिसर्च करो, इस पर रिसर्च करो। क्या सही में ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है? सही में मौत के बाद भी जिंदगी होती है? लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट करता है? इस पर विलियम जेम्स ने कार्य करना शुरू कर दिया। फाइनली ही रीच्ड ए कंक्लूजन ऑफ ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड कि हाँ, फॉर्म्स
डाई नहीं होते हैं, आइडियाज़ नहीं मरती हैं, भावनाएं नहीं मरती हैं, और वो एग्जिस्ट करती हैं आफ्टर डेथ भी। और समटाइम्स दे कैन कम्युनिकेट विथ इस परसेप्शनल वर्ल्ड। वो हमें क्योंकि हम भी ट्रांसेंडेंटल में हैं, हम बस परसेप्शनल वर्ल्ड में एक्सप्रेस हो रहे हैं थ्रू फिजिकल थिंग्स, थ्रू फिजिकल बॉडी। अगर मैं मान लो, सुन लो, एक बात सुनिए, बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को। मैं यहां पर बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। मेरा बोलना और आपका सुनना, इसका संबंध किससे है? ठीक है, फिजिकल बॉडी मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मीडियम है, कंप्यूटर, लैपटॉप, माइक, कैमरा, ये सब मीडियम बीच में पड़ रहे हैं। लेकिन आप जहां पर सुन रहे हैं वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है। मैं जहां से बोल रहा हूं वो भी ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, एंड यू आर रिसीविंग आइडियाज। तो मैं अगर बोल रहा हूं तो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड से बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं तो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में ही सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारा जो मीडियम है वो परसेप्शनल वर्ल्ड है। थ्रू परसेप्शनल वर्ल्ड सारी चीजें चल रही, ठीक है। तो वो जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है आफ्टर डेथ भी वो बना रहेगा, वो एग्जिस्ट करता रहेगा, कुछ ऐसी बात है। तो ये चीज है। तो इस चीज को तो एक्सेप्टेंस, यहां तक कि फिजिसिस्ट विलियम क्रुक, जिन्होंने सीआरटी ट्यूब बनाया था, कैथोड रे ट्यूब का इन्वेंट किया था, ही सेड दिस द लाइफ एग्जिस्ट। और उन्होंने जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड था उसके बारे में जो बातें बताई वो अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी थी। अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी उन्होंने बातें बताई। क्रिश्चियनिटी में जैसी बातें बताई थी, डिमोनिक, डेविल्स, इस तरह की बातें उन्होंने नहीं बताई कि हाँ मरने के बाद चीजें होती हैं, लेकिन उनको डिमोनिक या डेविल नहीं कहा जा सकता। इस तरह से उन्होंने कुछ एक्सप्रेस करने का कोशिश किया था, बताया था। विलियम क्रुक के एक्सपेरिमेंट में आता है, वही विलियम क्रुक ने ही बताया था। ईएमएफ रीडर बनाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर। द अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पर है तो वहां पर किसी स्पिरिट के होने की संभावना हो सकती है, ऐसा वो कहते हैं। तो इस तरह की बातें कई चीजों में आती है। तो हेवन एंड हेल आर सेपरेट वर्ल्ड्स और स्टेट, इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। इन रियलिटी इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड, नॉट सेपरेट वर्ल्ड। सेपरेट वर्ल्ड इज जस्ट ए इमेजिनेशन आफ्टर रीडिंग बुक्स, आफ्टर रीडिंग बाइबल और सम पुराण। हम अपनी कथाओं में स्वर्ग नरक की बात करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म की भी बात होती है वहां पर। तो एक इमेजिन हम करते हैं कि शायद ये कोई दूसरी दुनिया। जी नहीं, इट इज इन रियलिटी इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड विदाउट बॉडी, विदाउट फिजिकल बॉडी, माइंड एग्जिस्ट। दिस इज द ट्रूथ। सचिन सिविल इंजीनियरिंग, थैंक्स। पंकज रघुवंशी, क्या जीव भी सनातन है? जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। जीव का अंत मोक्ष में होता है, नहीं तो नहीं होता है। जन्म मृत्यु उसकी चलती रहती है। इसलिए सनातन सिर्फ ब्रह्म है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार सनातन सिर्फ ब्रह्म। अगर जीव को सनातन मानेंगे तो हाँ, जीव नित्य है, ये कह सकते हैं। जीव नित्य है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई अगर सभी को मोक्ष मिल जाएगा तो जीव का, अरे जीव हमेशा अंडर क्रिएशन रहते हैं भैया, ठीक है, वो प्रोसेस में रहते हैं। आप उसकी चिंता मत करो, ठीक है। तो इसकी चिंता हमें नहीं करना चाहिए। और सबको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष भी ऐसी चीज नहीं कि सबको मिल जाएगा एक साथ। हाँ, समय के साथ एक दिन सबको प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे कि कहा गया कि यह प्रकृति भी नित्य है, लेकिन एवर चेंजिंग है। एवर चेंजिंग है। संसार में कोई चीज रहने वाली नहीं है। यह पृथ्वी भी नहीं रहने वाली, ये सूर्य और चांद भी नहीं रहने वाले। एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स डेथ। इसलिए एंड ऑफ यूनिवर्स को लेकर बहुत सारी थ्योरीज हैं। हीट डेथ है,
बिग क्रंच है, बिग रिप है, बिग बाउंस है। कई थ्योरीज विचारकों ने, साइंटिस्ट ने और फिलोसोफर्स ने दी है एंड ऑफ यूनिवर्स को लेकर के एक दिन होगा। ठीक है, तो हर चीज टुवर्ड्स दैट चेंज, एवरीथिंग चेंजिंग, बट द होल, इन होल नेचर इज ऑलवेज रहेगा। प्रकृति नित्य है, इसी तरह से जीव हमेशा रहेगा। ये कहना कि जीव नहीं रहेगा, जी नहीं। समंदर है तो समंदर की लहरें रहेंगी, अगर समंदर है तो समंदर की लहरें रहेंगी। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा रहेंगी। तो क्या जीव भी सनातन है? जीव, एक जीव अपने आप में सनातन नहीं है, वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, लेकिन जीव नित्य रहेंगे। श्वेता राय सिन्हा, सर, डज नॉन लिविंग मैटर ऑल्सो हैज एग्जिस्टेंस इन ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड? यस, दे हैव ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, लेकिन ये थ्योरी थोड़ी सी क्रॉस होती है कहीं से। क्यों क्रॉस होती है? क्यों क्रॉस होती है? वो इसलिए क्रॉस हो जाती है कि ऑल द नॉन लिविंग थिंग इज द परसेप्शन ऑफ आवर सेंसेस। ठीक है, इसीलिए जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है वो सेल्फ के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। हमको ये मानना पड़ेगा कि जितनी भी चीजें हैं उसका भी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म होगा। जी हाँ, वो भी अगर बन के आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एक फॉर्म होगा जिससे कि वो बन के आ रहा है। लेकिन एक दूसरी थ्योरी है इस संदर्भ में जो कि बुद्धिज्म से आती है। बुद्धिज्म नहीं, हमारे शास्त्रों से भी आती है, बुद्धिज्म से भी आती है। और जो है, क्योंकि क्यों कहा गया, एक बात कही गई कि चेतना सर्वव्यापी है और सब कुछ चेतना के कारण है। ये संपूर्ण जगत चैतन्यमय क्यों है? क्योंकि ड्यू टू कॉन्शियसनेस एवरीथिंग इज, एवरी परसेप्शन इज कमिंग। समथिंग इज लिविंग एंड समथिंग इज नॉन लिविंग। इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज वी कैन परसीव। इट इज ऑल्सो ए सेंसरी परसेप्शन दैट समथिंग इज लिविंग और समथिंग इज नॉट लिविंग, नॉन लिविंग। कुछ जीव है, कुछ निर्जीव है, यह भी आपके इंद्रियों का अनुभव मात्र है। कुछ जीव है और कुछ निर्जीव है, यह भी आपके इंद्रियों का अनुभव मात्र है। ठीक है, इसीलिए जीव के होने से, इसलिए आत्मा शब्द है, निरात्मा शब्द नहीं होता। निरात्मा शब्द नहीं होता, आत्मा शब्द होता है। इसलिए आत्मा को, कॉन्शियसनेस को क्या माना गया? ओमनी प्रेजेंट माना गया, सर्वव्यापी माना गया। आत्मा को सर्वव्यापी माना गया, इसलिए आत्मा को ब्रह्म कहा गया। क्योंकि निरात्मा नामक कोई चीज नहीं होती। हाँ, निर्जीव होता है, सजीव होता है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, लेकिन नॉन कॉन्शियसनेस नहीं होती है। इसलिए जो भी निर्जीव है वो भी ड्यू टू कॉन्शियसनेस है। इसीलिए बहु अनुमेयवाद इन द बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड इन द फिलॉसफी ऑफ बर्कले, एसे एस्ट परसीपी, टू बी इज टू बी परसीव्ड, कि किसी चीज के होने के लिए जरूरी है कि उसका अनुभव हो। किसी चीज का अस्तित्व तभी प्रमाणित होगा जब उसका अनुभव होगा, हमारे परसेप्शन में आएगा। और परसेप्शन में किसके परसेप्शन में आएगा? जो कॉन्शियस बीइंग है उसी के परसेप्शन में आएगा, क्योंकि वही परसीव कर सकता है। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि कोई निर्जीव वस्तु है, कोई पत्थर है, तो इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन आवर कॉन्शियसनेस, तो वो भी हमारे भीतर एग्जिस्ट कर रहा है, हमारी अनुभूतियों में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहीं से फिर थ्योरी शंकराचार्य की भी आ जाती है, द वर्ल्ड इज माया, मिथ्या, माया मच्छिंद्रा, ये थ्योरी आ जाती है फिर। ठीक है, द लिमिटेशंस ऑफ रियलिटी, या इट्स, प्लेटो ने कहा इट सीम्स टू बी रियल। जो परसेप्शनल वर्ल्ड है, इट सीम्स टू बी रियल बट इट इज नॉट रियल। ठीक है, तो सबका फॉर्म हो जाएगा फिर। बिल्कुल, अगर आपने पत्थर को परसीव किया है तो उसका एक फॉर्म है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ देर के लिए सोचिए कि हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो चीजें एक्सपीरियंस में कैसे आ रही हैं, किस तरह से आ रही हैं। हमारा ब्रेन है,
हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, और इन सब के पीछे एक पावर काम करती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज द फैसिलिटी, इज द पावर जो सबको एम्पावर करती है। ब्रेन को भी एम्पावर कर रही है, सेंस ऑर्गन को भी एम्पावर कर रही है, ठीक है। वो कैपेबिलिटी दे रही है कि यू टू वर्क, ये सारी चीजें काम कर रही हैं। तो डायरेक्ट परसेप्शन में चीजें नहीं है, इनडायरेक्ट परसेप्शन में है, परोक्ष अनुभूतियां हैं। इसी को बेस लेकर आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म इज प्रत्यक्ष, ब्रह्म अपरोक्ष है, ब्रह्म परोक्ष नहीं है। यहीं पर क्रिटिसिज्म हुआ शून्यवाद का, बुद्धिज्म का, कि भाई शून्यवाद ने कहा कि शून्य का कोई प्रमाण नहीं होता। उन्होंने, शंकर ने कहा कि इसका प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि संसार, अगर ब्रह्म प्रत्यक्ष है तो आप खुद ही समझ लीजिए ये संसार प्रत्यक्ष नहीं हो सकता फिर। तो ये चीज है। तो एवरीथिंग एग्जिस्टिंग इन अस, बर्कले ने कहा कि एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग इन अस, एवरीथिंग एग्जिस्टिंग इन आवर एक्सपीरियंस। किसी चीज के अस्तित्व के होने के लिए जरूरी है कि वो हमारे एक्सपीरियंस में है। अगर एक्सपीरियंस में नहीं आया, इट मीन्स इट डू नॉट एग्जिस्ट फॉर अस, हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अब एक्सपीरियंस में आने के लिए बर्कले ने एक मीडियम दिया, दैट इज द सेंसरी परसेप्शन, एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म, बर्कले ने कहा थ्रू एम्पेरिसिज्म यू परसीव द थिंग्स, नो रेशनल एक्टिविटी। तो रेशनलिस्ट नाराज हो गए। रेशनलिस्ट ने कहा कि आप ये कहते हो कि एवरीथिंग एग्जिस्ट इन योर माइंड, इट मीन्स इट इज द इनेट आइडिया ऑफ माइंड। यह एक रेशनल थिंग हो जाएगा अपने आप। आप कहते हो कि सारी चीज तो हमारे भीतर ही एग्जिस्ट कर रही है, हमारे एक्सपीरियंस में एग्जिस्ट कर रही है, हमारे अंदर, तो ये फिर एम्पेरिसिज्म से बात अलग जा रही है। ये बात एम्पेरिसिज्म से अलग जा रही है। तो वहां पर उस समय यूरोप के फिलोसोफर्स में रेशनलिस्ट और एम्पेरिसिस्ट का एक फाइट चलता था, एक रेगुलर डिबेट चलता रहता था, जो फाइनली जो है एक जो है आपको समझ लीजिए कि एक दंभवाद की ओर जा रहा था। दंभवाद मतलब कि हम अपनी बात को मानेंगे और कोई बात नहीं मानेंगे, इस तरह की ओर वो जा रहा था। तो ये जो चीज़ आ जा रही थी वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, और जो एम्पेरिसिस्ट फिलोसोफर थे वो चाह कर भी अपने आप को एम्पेरिसिस्ट प्रूव नहीं कर पा रहे थे, और जो रेशनलिस्ट थे वो भी, उनको सेंस परसेप्शन लेना पड़ता था, तो वो भी अपने आप को कंप्लीटली रेशनलिस्ट नहीं प्रूव कर पा रहे थे। तो जहां पर भी रेशनल टॉपिक आ जाता, एम्पेरिसिज्म में ये क्रिटिसाइज कर देते कि भाई यू आर गोइंग थ्रू रेशनलिज्म, यू आर नॉट, जो थ्योरी है दिस इज अ रेशनल थ्योरी, दिस इज नॉट ए एम्पेरिकल थ्योरी, परसिपी, टू बी इज टू बी परसिप्ड। तो कोई भी निर्जीव है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, ये हमारे परसेप्शन में थ्रू हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे इंद्रियों से ही आ रहा है, तो वो हमारी चेतना से फिर परे नहीं है, वो कॉन्शियस वर्ल्ड से अलग नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स कि उसका भी एग्जिस्टेंस तो होगा फॉर्म के रूप में, जी हाँ, इन आइडिया के रूप में उसका भी एग्जिस्टेंस होगा, हाँ, लेकिन हो सकता है कि उसका जो एग्जिस्टेंस है वो भी निर्भर करेगा साइकोलॉजी के ऊपर, माइंड के ऊपर, क्योंकि जो भावनात्मक दुनिया है, अब यहाँ पर क्या है कि उतना डीप एक्सप्लेनेशन आपको वेस्टर्न फिलॉसफी में नहीं मिलेगा, इंडियन फिलॉसफी में आपको डीप एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बहुत ब्रॉड एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है उसका, क्योंकि वहाँ तक को छू दिया गया, उसके बाद आगे की बात नहीं बताएगी। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जी हाँ, सारी चीज़ें कैसे अस्तित्व में हैं, आफ्टर डेथ भी बहुत सारी चीज़ें एक्सिस्ट, कम से कम जिस भी वस्तु का हमारे साथ साइकोलॉजिकल, मान लीजिए कोई घर है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, लेकिन अगर हमारे साथ उसका साइकोलॉजिकल रिलेशन है तो इट विल एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट करेगा, आफ्टर डेथ भी वो घर भी रहेगा, उस घर के साथ हमारा रिलेशन भी रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी और सारी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। वैसे ही जो है ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में भी वो एग्जिस्ट करेंगी। तो इस तरह के, क्योंकि सारी चीजें एक आइडिया के रूप में माना गया, जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, योर होम इज ऑल्सो एन आइडिया,
It exists in your mind in the form of an idea. ठीक है, It exists in your mind in the form of an idea. ये कहा गया। तो वो आइडिया कभी मर नहीं सकता, इट विल नॉट डिस्ट्रॉय। तो आफ्टर डेथ वो घर का आइडिया भी एग्जिस्ट करता रहेगा ना फिर। तो अब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है जिसके साथ आपका साइकोलॉजिकल रिलेशन बन रहा है, वो एक आइडिया के फॉर्म में बन रहा है, तो दे विल एग्जिस्ट। तो वो सारी चीजें एक आइडिया के रूप में वो एग्जिस्ट, रियल जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट करता रहेगा। ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश की गई। सचिन, सिविल इंजीनियर, प्लीज एक्सप्लेन हु एम आई। ये डिफरेंट टॉपिक है, हम कौन है इसके ऊपर पहले बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। एक वीडियो है तुम हो कौन कहां से आए, चैनल के ऊपर है, उसको जाकर देखिए। कन्हई कुमार जी, कमलेश कसेरा जी, सविता नायक, सुरेश चंद्र शर्मा, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। ठीक है, तो इसी के साथ अब विचारों को विराम देंगे। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे आप सभी से। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, अभी समय है, 19 अगस्त से ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर इसका पूरा लाभ उठाएं। दूसरा, प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर भी कोर्स चलेगा, वो भी 19 अगस्त से ही चलेगा। ज्वाइन करना चाहते हैं, साथ में इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर 9661802459 जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर कांटेक्ट कर इन कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लें। आपको जानकारी दे दी जाएगी और उसके अनुसार आप इसका जो फ़ी है उसे देकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। और इसी के साथ कार्यक्रम को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में।